फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसका टॉपिक रिलेटेड है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से। आज का टॉपिक है मेरा पार्किंसंस डिजीज। ये डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अपनी स्लाइड के हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पार्किंसंस डिजीज होता क्या है, इसका डेफिनेशन। तो देखते हैं। इट इज degenerative disease occur due to degeneration of dopamine producing cells in the substantia nigra, a nuclei in extrapyramidal system of midbrain which results in dopamine deficiency। मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें धीरे धीरे जो हमारे शरीर में डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाली सेल है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हेल्प करता है कि मैसेज ट्रांसफर हो ब्रेन और बॉडी के कॉन्टेक्ट को मेंटेन करने के लिए। तो पार्किंसंस डिजीज की कंडीशन में ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है या धीरे धीरे इसका फंक्शन कम होने लगता है। और ये जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो आपके सब्सटेंशिया निग्रा में पाई जाती है। ठीक, जो अब ये सब्सटेंशिया निग्रा आपका कहाँ होता है? मिड ब्रेन के एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के न्यूक्लियाई में। ठीक, और इसके डोपामाइन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उसके धीरे धीरे डीजनरेशन होने के कारण हमारे बॉडी में डोपामाइन की डिफिशियंसी या कमी हो जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डोपामाइन हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है, जिसके कम होने से ये पार्किंसन डिजीज हो रही है, तो उसका फंक्शन हमारे बॉडी में होता क्या है। ये आपका है ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट लेबल किए गए हैं। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप जैसे देख सकते हैं फ्रंटल लोब है, ये आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्ट्राइट्रम, फिर वेंट्रल लिगामेंट एरिया, और ये है आपका सब्सटेंशिया निग्रा जहां से डोपामाइन का सिक्रीशन होता है। तो पार्किंसन डिजीज में जैसा हमने डिस्कस किया था कि आपके डोपामाइन सिक्रीशन वाली जो सेल होती है जो सब्सटेंशिया निग्रा से हो रही है उसमें डीजनरेशन होने लगता है। उसी की वजह से आपका डोपामाइन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो सही से नहीं हो पाता। अगर हम डोपामाइन के फंक्शन की बात करें तो नॉर्मली डोपामाइन का फंक्शन काफी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। जैसे इसका काम है हमें प्लीजर फील करवाना। प्लीजर मतलब होता है खुशी। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बाद एक हमें इंटरनल या अंदर से खुशी फील होती है, तो वो चीज हमारा डोपामाइन हार्मोन ही फील करवाता है। जब हमने कोई ऐसा काम किया या कोई भी अच्छा काम या कोई भी ऐसा मूवमेंट है जिसमें हमें खुश रहना है, तो उस टाइम पर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है और आप प्लीजर फीलिंग करते हैं। और इसका और भी फंक्शन है, जैसे आपको मोटिवेशन फील करवाना। कुछ भी कर रहे हैं आप मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं या ऐसी कंडीशन जिसमें आपको मोटिवेटेड होना जरूरी है, उस टाइम पे भी डोपामाइन का सिक्रीशन बढ़ेगा और आप मोटिवेटेड फील होंगे। सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आपका डोपामाइन के सिक्रीशन से ही होता है। सेटिस्फैक्शन जैसे किसी चीज के लिए संतुष्टि, कोई भी काम हम कर रहे हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमको मतलब करने से अंदर से लग रहा है कि हाँ एक संतुष्टि मिल रही है, तो वो डोपामाइन के सिक्रीशन से ही होता है। तो ये सब हो गए डोपामाइन हार्मोन के फंक्शन हमारे बॉडी में। और जब इसका डीजनरेशन होने लगा सेल्स का जहां से डोपामाइन सिक्रीट हो रही है, और उसी कंडीशन में क्या होगा, डोपामाइन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके सिम्टम्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। मोस्टली ऐसी बीमारियां जैसे न्यूरो से रिलेटेड या डोपामाइन का सिक्रीशन सेल, ये अननोन कॉज की होती है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर कुछ ऐसी टॉक्सिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस या केमिकल जैसे हुआ पेस्टिसाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड आर सस्पेक्टेड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। मतलब ये माना जाता है कि जैसे इन्वायरमेंट्स में कुछ केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं पेस्ट को या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये सब खेतों में यूज किया जाता है। ये केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट में यूज किए जाते हैं। तो इसके ज्यादा संपर्क में होने से भी ये सस्पेक्शन है, मतलब एक माना जाता है कि आपका पार्किंसन डिजीज हो सकता है। दूसरा आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में किसी को पहले कोई ऐसी कंडीशन हो चुकी है या किसी भी पर्सन को पार्किंसन डिजीज हुआ है तो भी आपका चांसेस है ये होने का।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। मेनली अगर देखें तो इसके 3 कार्डिनल फैक्टर्स या फीचर्स होते हैं। कार्डिनल फीचर्स मतलब मेन फीचर्स या मेन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इसका ट्रिमर्स। ट्रिमर्स मतलब कांपना, जैसे हाथ पैर कांपते रहते हैं। सेकेंड है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस, मतलब शरीर एकदम ऐसे टाइट सा हो जाएगा। थर्ड है ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया मतलब होता है कि शरीर का जो नॉर्मल मूवमेंट है, मतलब कहीं पे कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो कभी कभी हमारा मूवमेंट जल्दी रहता है, हम जल्दी से कोई काम कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें स्लो करनी है। पर ये ब्रेडिकाइनेशिया के कंडीशन में हमारे सब मूवमेंट या जो पर्सन जिसको पार्किंसन डिजीज हुआ है वो चीजों को बहुत ही आराम से या स्लोली करता है। ठीक, स्लोली। ओके। फिर है एकाइनेशिया। एकाइनेशिया आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपकी वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं रह पाता। वॉलेंट्री मसल्स मतलब ऐसी मसल्स या ऐसे एक्शन जिसपे आपका कंट्रोल रहता है, पर एकाइनेशिया के कंडीशन में आपका कंट्रोल उन पे नहीं रहता। जैसे ट्रिमर हुआ आपका, तो ट्रिमर में आपके हाथ पैर ऐसे कांपते रहते हैं। कांपने के कारण क्या है कि नॉर्मली हम अपने हाथ पे कंट्रोल रखते हैं ना, कि इधर उधर जैसा मूवमेंट करना है हम करते हैं, पर पार्किंसन डिजीज कंडीशन में ट्रिमर्स आएंगे या फिर हमारे जो ये हाथ पैर के मूवमेंट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मली, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच मतलब होता है सैड स्पीच। मतलब जैसे आप पहले पढ़ा मैंने कि डोपामाइन का फंक्शन होता है ना, प्लीजर फील करवाना। हमें कुछ भी अच्छा कर रहे हैं या खुशी का या हैप्पी का कंडीशन है या खुशहाली का माहौल है, उस टाइम पे क्या होगा, हम भी खुशी रहेंगे। पर यहाँ पे डोपामाइन का सिक्रीशन ही इफेक्ट हो गया। सेल्स जैसे डोपामाइन सिक्रीट हो रही है वही उसमें ही दिक्कत हो रही है, तो आपका प्लीजर वाली फीलिंग बहुत कम हो जाएगी और वो पर्सन जो भी बोलेगा वो जैसे लगेगा एक सैडली, धीरे धीरे आराम से लगेगा कि वो दुख के साथ बोल रहा है। अगर कोई अच्छी चीज भी होगी तो वो उसकी खुशी फील नहीं कर पाएगा। फिर आपका लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि अगर पर्सन चल रहा है तो हम नॉर्मली चलते हैं तो हाथ पैर हमारे मतलब सही से मूव करते हैं, हम सिंपली चलते हैं। एक नॉर्मली पर्सन को आप देखेंगे मूव कर रहा है, हाथ पैर ठीक सही से हो रहा है। पर पार्किंसन डिजीज के कंडीशन में हम कोऑर्डिनेशन सही से नहीं कर पाते। मतलब पर्सन चल रहा है तो एक तो वो बेंड होके चल रहा है, सही से सीधे नहीं चल पा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, पैरों को जैसे सही जगह रखना चाहिए वो भी कंट्रोल नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है सफलिंग स्टेप्स एंड प्रोपल्सिव गेट। सफलिंग स्टेप्स मतलब पैर रख कहीं और रहे हैं और पड़ कहीं और रहा है। मतलब सही से, जैसे एक पर्सन होते नहीं है कि अल्कोहल उन्होंने ले लिया या फिर शराब पीने के बाद बॉडी लॉस का कंट्रोल लॉस हो जाता है, वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलती है। पैर रखना कहीं और चाह रहे पर कहीं और पड़ रहा है। ठीक, वो गया आपका सफलिंग स्टेप। और प्रोपल्सिव गेट क्या होता है कि नॉर्मली हम ऐसे सीधे चलते हैं, पर इस कंडीशन में क्या ऐसे झुक जाएंगे, जैसे बुढ़े होने पे नहीं झुक जाते हैं, तो फॉरवर्ड बेंड या गला हमारा नीचे को झुक जाता है और ऐसे नीचे झुक झुक के चलता है पर्सन। अब फिर है हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक नॉर्मल साइज में लिखेंगे, ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं ठीक, पर अगर एक पर्सन है जिसका पार्किंसन डिजीज जिसमें है, उसमें क्या होगा कि वो पर्सन बहुत ही छोटा छोटा लिखने लगेगा। ठीक, ये सब सिम्टम्स हो गए हमारे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए पार्किंसन डिजीज के। हम डिस्कस करते हैं, ये एक पर्सन आपको दिख रहा है ठीक, ये इसको पार्किंसन डिजीज हुआ है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्किंसंस हेड टू टो, मतलब क्या क्या सिम्टम, अगर हेड से लेकर आपका टो तक बात करें तो क्या क्या चेंजेस या क्या साइन एंड सिम्टम यहाँ देखने को मिलते हैं अगर पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हुई है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्रेन। ब्रेन में क्या होगा, उसका इंटेलिजेंट पावर, जैसे मैंने पिछले बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही स्लो लिखने लगेगा वो या बहुत ही स्मॉल लिखेगा। ठीक, तो इसका मतलब ब्रेन के फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा। सेकेंड है विजन, देखने की जो क्षमता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी या थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगी। फिर है स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, ये जो सेंस है जिससे वो सांस लेकर या चीजों की जो स्मेल है मतलब खुशबू है उसको पहचान सकता है, वो भी कम हो जाएगी। फोर्थ है ड्रूलिंग,
ड्रूलिंग मतलब होता है कि ये मुंह से राल गिरती रहेगी, ठीक है, या स्लाइवा मुंह से गिरने लगेगी, ठीक। नेक्स्ट है डिफिकल्टी सॉलोइंग। अगर ये पर्सन कुछ खा रहा है, पी रहा है, तो इसको सॉलो या निगलने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है सॉफ्ट वॉइस। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया ना कि मोनोटोनस वॉइस हो जाती है, मोनोटोनस स्पीच हो जाती है, मतलब पर्सन बोलेगा तो खुशी वाली चीजें या कुछ भी बोलेगा तो धीरे धीरे एकदम बोलेगा, एकदम सैड वाली या दुखद या दुखी वाले साउंड में बोलेगा कुछ भी। फिर है चेस्ट पेन। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि स्टिफनेस हो जाता है, शरीर टाइट हो जाता है, उसी की वजह से अगर चेस्ट भी स्टिफ हो रहा है या टाइट हो रहा है तो उसमें चेस्ट पेन फील होगा, मतलब जब पर्सन सांस ले रहा है तो उसको उसके सीने में दर्द होगा। फिर है एसओबी, यहाँ पे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब वो बार बार सही से सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस की कंडीशन है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में क्या चेंज होगा कि डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, ओके। फिर है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग हमने डिस्कस किया था कि कैसा लिखने लगेगा, बहुत ही छोटा छोटा आराम से पर्सन लिखेगा, मतलब उसके यहाँ ब्रेन पहले ही डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस को भी इफेक्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस पावर को भी, उसकी वजह से यहाँ हैंड राइटिंग कैसे बनेगी, बहुत धीरे धीरे स्लोली आराम से लिखेगा। फिर है बॉवल। नॉर्मल बॉवल मूवमेंट या नॉर्मल ये लैटरिंग या इसकी जाने की जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इफेक्ट करेगी। फिर ब्लेडर, ब्लेडर मूवमेंट में भी, या फिर यूरिन पास करने या वॉशरूम जाएगा पेशेंट, उसमें भी चेंजेस आएंगे। फिर है जॉइंट पेन। अगर शरीर में स्टिफनेस या टाइटनेस हो रहा है, कड़ी शरीर हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो आपके जॉइंट्स होंगे उनको मोड़ने पर या वैसे भी नॉर्मली उसमें पेन फील होगा, दर्द होगा। फिर है लेग एंड फुट क्रैम्प। क्रैम्प मतलब जैसे लगेगा कि देखिए शरीर क्या है कि पूरे शरीर में आपके चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके हाथ पैरों में जैसे ऐठन सी फील होगी, ऐसे पेशेंट जो रहेंगे उनके। फिर है यहाँ पे 15 फेशियल मास्किंग। फेस कैसा रहेगा, कोई भी कुछ भी होगा, एक्सप्रेशन आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे नॉर्मल सा फेस, ना हंसना ना रोना, ऐसे बस जैसे दुखी वाले लोग होते हैं उनका ऐसे मुंह रहता है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, वैसा यहाँ पे फेस होगा। फिर है हेड बेंड फॉरवर्ड। और गला देखिए, देख रहे होंगे आप कि गला कैसे नीचे झुक जाता है, ठीक, जैसे बुढ़े लोग नहीं चलते नीचे झुक के, वैसे। फिर लिटिल और नो आर्म स्विंग। जब चलते हैं हम लोग नॉर्मली तो हमारे हाथ भी साथ में ऐसे मूव करते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, हाथ रुक जाएंगे या थोड़ा बहुत ही हिलेंगे। फिर है सफलिंग एंड प्रोपल्सिव गेट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली अगर पैर रख रहे हैं कहीं और पड़ेगा कहीं, और प्रोपल्सिव गेट है मतलब यही कि नीचे ऐसे झुक के चलेगा पर्सन। फिर है फ्रीजिंग गेट। फ्रीजिंग गेट मतलब होता है ना कि कोई चीज जम जाती है तो एकदम सीधे ऐसे रुकी रहती है, बस वैसे ही यहाँ पे पेशेंट का मूवमेंट रहेगा। तो ये था आपका पार्किंसंस डिजीज में जो पेशेंट है उसमें हेड से लेकर टो तक क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आगे बचा इसका मैनेजमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि पार्किंसंस डिजीज की कंडीशन अगर किसी पेशेंट में है तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।